नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की करते हैं और सबसे बड़ी गुड न्यूज है बिहार से, जहां आज भव्य माता जानकी मंदिर का शिलान्यास हुआ। तो हमारी पहली गुड न्यूज यही है। राम मंदिर के बाद अब भव्य जानकी मंदिर। जी हां, अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण के बाद अब बारी माता सीता के मंदिर की है। बिहार का सीतामढ़ी माता जानकी की जन्मस्थली है। जगत जननी जानकी माता जहां प्रकट हुई थी। यहां की धरती वैसे तो सदियों से पूजनीय है। यहां पर पौराणिक काल से ही स्थित प्राचीन मंदिर में सदियों से सीता मैया की पूजा अर्चना होती चली आ रही है। लेकिन अब यहां मां जानकी के मंदिर के भव्य परिसर का निर्माण होने जा रहा है। आज श्रावण शुक्ल चतुर्दशी की पावन तिथि शुभ लग्न में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में पुनौरा धाम में विशाल जानकी मंदिर की आधारशिला रखी। ये मंदिर करीब 900 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है और ये करीब 2 साल में पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शशि भूषण। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में माता जानकी के नए मंदिर की आधारशिला रखी जा चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज इस नए मंदिर की नींव रखी। शिलान्यास कार्यक्रम में अमित शाह यहीं पूजन के लिए पहुंचे और यहीं पर जहां पे इस वक्त ये शिलालेख भी लगा हुआ है, शिलापट्ट, जिसमें अमित शाह, नीतीश कुमार, तमाम अन्य गणमान्य के नाम है। शिलापट्ट का भी उन्होंने अनावरण किया और आगे की तरफ थोड़ा बढ़ करके दिखाते हैं। ये वो स्थान है जहां पर शिलान्यास किया गया है। जो आधारशिला है वो रखी गई यहाँ पे और अब चूंकि एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है तो साधु संत समाज के लोग भी आ रहे हैं, लगातार यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं। और जो मंदिर है पुनौरा धाम में, नया मंदिर जिसका निर्माण होना है, उसकी ऊंचाई 151 फीट होगी। लगभग 2 साल की समय सीमा तय की गई है इस मंदिर के निर्माण के लिए। पुनौरा धाम का अपना एक ऐतिहासिक महत्व रहा है। माता जानकी के बारे में ये कहा जाता रहा कि यहीं उनका जन्म हुआ और यहीं पर वो प्राचीन मंदिर है हमारी ठीक बाईं तरफ, जिसमें सबसे पहले अमित शाह आए तो उन्होंने यहाँ पूजा अर्चना की और उसके बाद वो शिला पूजन के लिए आए, शिलान्यास के लिए आए और अब इस मंदिर का भी 137 करोड़ की राशि से नवीनीकरण होगा। साथ ही साथ जो नया मंदिर बनेगा वो भी बनेगा और इसमें कई अलग अलग डेवलपमेंट के एरा होंगे। पुनौरा धाम में बनने जा रहा नया जानकी मंदिर कितना भव्य होगा, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मंदिर परिसर में निर्माण 67 एकड़ जमीन पर होगा। मां जानकी मंदिर की ऊंचाई अयोध्या के राम मंदिर से 5 फीट कम होगी। कुल मिलाकर इस विशाल परिसर में 151 फीट ऊंचाई का भव्य मंदिर तैयार होगा। मंदिर के निर्माण पर करीब 900 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस पूरे मंदिर का निर्माण खास किस्म के सैंडस्टोन यानी कि बलुआ पत्थर से होगा। सभी पत्थर राजस्थान के वंशी पहाड़पुर से ही मंगाए जा रहे हैं। इससे पूरे मंदिर का स्वरूप एक समान दिखेगा। सोलंकी वास्तुशैली से मुख्य गर्भगृह का शिखर बनाया जाएगा। इसके अलावा मंडप, उपग्रह गृह और सिंहद्वार बेसर शैली के शिखरों से सुसज्जित होगा। मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा पथ का निर्माण कराया जाएगा, जिसमें मिथिला की लोक संस्कृति की झलक दिखेगी। सीतामढ़ी में माता जानकी के भव्य मंदिर के निर्माण से इस इलाके की आर्थिक और सामाजिक तरक्की होने की भी उम्मीद है। चलिए बढ़ेंगे आगे। आपको बता दें, मध्य प्रदेश का पन्ना हीरे की खदानों के लिए पहले से ही मशहूर है, लेकिन अब मध्य प्रदेश में सोने का भी भंडार मिलने की पुष्टि हुई है। भूवैज्ञानिकों को जबलपुर की मिट्टी में सोना मिला है। ऐसे में हमारी जो दूसरी गुड न्यूज है वो यही है, जबलपुर की मिट्टी उगले सोना। देखिए, बेशकीमती खनिज अयस्कों के लिए मशहूर जबलपुर की धरती में अब सोना मिलने की पुष्टि हुई है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यहां पर मिट्टी के परीक्षण के बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि यहां धरती में सोने के कण मौजूद हैं।
मध्य प्रदेश देश में हीरा उगलने में नंबर 1 माना जाता है, लेकिन अब जल्द ही सोना उगलने में भी ये नंबर 1 हो सकता है। वैज्ञानिकों ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में सोने का भंडार मिलने की पुष्टि कर दी है। जबलपुर की सिहोरा तहसील के महगवा केवलारी क्षेत्र में सोने के कण और धातु मिलने की पुष्टि हुई है। यहाँ पर बेला और बेनैका गांव के बीच करीब 100 हेक्टेयर की जमीन पर सोना मिलने के सबूत मिले हैं। प्रोजेक्ट हमारा सब महत्वपूर्ण होता है, लेकिन गोल्ड क्या है, वो ऐसा एक कमोडिटी है कि सबको मालूम है, सबको पसंदीदा चीज़ है। हमें पता चला है कि हाँ यहाँ पे गोल्ड है, लेकिन अभी भी हम ऐसा नहीं बता सकते कि इसमें माइन हो सके या इसको हम एक बहुत बड़ा डिपॉजिट ऐसा नहीं बोल सकते। ये बोलने के लिए हम लोगों को और थोड़ा टाइम लगेगा। जबलपुर की मिट्टी में सोना मिलने की पुष्टि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी कर दी है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने इस इलाके में लंबे और एक कठिन सर्वेक्षण के बाद यहाँ की मिट्टी में मौजूद सोने के कणों का पता लगाया है। यहाँ पर लंबे वक्त तक भूवैज्ञानिकों ने मिट्टी के सैंपल एकत्र किए थे, जिसके बाद इसके रासायनिक विश्लेषण से मिट्टी में लौह और मैंगनीज अयस्कों के साथ साथ सोने और अन्य मूल्यवान धातुओं की उपस्थिति की पुष्टि हुई है। हालांकि अभी इसके बारे में जीएसआई के अधिकारी खुलकर बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। हमें लगा है कि उसमें हमको और थोड़ा काम करना चाहिए, और थोड़ा काम करना चाहिए का मतलब है कुछ तो पॉजिटिव निकला है वहाँ पे। मतलब गोल्ड निकला है, ये उम्मीद है। गोल्ड तो बहुत जगह से मिलता है, यहाँ पे भी निकला है, बहुत जगह से मिलता है। इस खोज से जुड़े अधिकारियों का मानना है कि यहाँ की मिट्टी में सोना मिलने के निर्णायक संकेत मिले हैं। हालांकि सोने की मात्रा या भंडार को लेकर अभी कोई साफ आंकड़ा नहीं मिल सका है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि ये हाल के सालों में मध्य भारत में सबसे महत्वपूर्ण खनिज खोजों में से एक हो सकती है। इस जमीन के कई जो सैंपल हैं वो लिए गए थे। बताया ये भी जा रहा है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारी भी इस पूरी योजना में शामिल थे, लेकिन अभी तक आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं हुई। लेकिन जो जानकारी भूगर्भ वैज्ञानिकों की इस शुरुआती रिपोर्ट से सामने आई है, उसने पूरे मध्य प्रदेश में खुशी की लहर दौड़ा दी है। मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां पे बड़ी संख्या में जमीन के भीतर से खनिज मिलते हैं। इनमें अलग अलग खनिजों के साथ बड़ी संख्या में कोयला और हीरा भी है। प्रारंभिक सर्वेक्षण के आंकड़े बताते हैं कि सोने का भंडार अनुमानित 100 हेक्टेयर में फैला हुआ है और अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ से बड़ी संख्या में सोने के अयस्कों को निकाला जा सकता है। यहाँ पर सोने का अगर बड़ा भंडार मिलता है तो मध्य प्रदेश सोने के उत्पादन में भी देश का अग्रणी राज्य बन सकता है। आंकड़ों के मुताबिक 2022-23 में देश में प्राइमरी गोल्ड का उत्पादन 1433 किलोग्राम था, जबकि इसी दौरान 634,000 टन सोने के अयस्कों का उत्पादन किया गया था। देश में सोने का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है, जहां देश का 90% से ज्यादा सोने का उत्पादन होता है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और झारखंड का नंबर आता है। वहीं सोने के अयस्क के उत्पादन में बिहार टॉप पर है और उसके बाद राजस्थान और कर्नाटक हैं। अगर जबलपुर में इस इलाके से सोने को निकालने में सफलता मिलती है तो मध्य प्रदेश भी इस खास सूची में शामिल हो सकता है। लेकिन अगर सोना निकलता है हमारी पंचायत में, हमारे क्षेत्र में, तो हम सौभाग्यशाली हैं। सोना निकलेगा तो बहुत उम्मीद है। हमारा एक तो नाम होगा, गांव का नाम होगा, दूसरा जो है उससे विकास के आगे द्वार खुलेंगे। मशीन लगा के पेट लगाया, बोर किया, उसमें जो मटेरियल निकला उसको टेस्ट किया। टेस्ट के दौरान जो बात आई है वो सामने चल रही है सोना निकलने की, इतनी बात है। और लोगों को खुशी भी है कि चलो सोना निकल जाएगा तो इस क्षेत्र का बड़ा नाम होगा। सोना मिलने की खबर के बाद जबलपुर के इस इलाके में रहने वाले ग्रामीणों के चेहरे खिल गए हैं। इन्हें उम्मीद है कि यहाँ पर सोने की खोज से इस क्षेत्र की आर्थिक तस्वीर और तकदीर दोनों बदल सकती हैं। जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारी हैं वो भी ये बात कह तो रहे हैं कि सोने के मिलने के प्रमाण वहाँ मिले हैं। मिट्टी से जो कण मिले हैं धातु के, उसे देख करके उन्हें इस बात का पूरा अनुमान है कि इस जमीन के नीचे सोना है। लेकिन ये सोना कितनी दूरी तक बिछा हुआ है या कितनी दूर तक पाया जाएगा, कितनी गहराई में ये सोना है, अभी इसके कोई प्रत्यक्ष प्रमाण सामने नहीं आए हैं। फिलहाल ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि अगर धरती के नीचे सोना मौजूद है तो वो कितनी संख्या में है, कितनी मात्रा में है। उसके बाद ही जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या फिर खनिज विभाग आगे की कोई कार्रवाई करेगा।
जबलपुर में सोना मिलने की पुष्टि होने के बाद ये साबित हो गया है कि ये केवल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों की भूमि ही नहीं बल्कि अपार खनिज संपदा की भी खान है। जबलपुर से धीरज शाह और भोपाल से रवीशपाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और लद्दाख में खुबानी उत्पादन में जुटे किसानों की तकदीर बदलने जा रही है। जी हां, अब यहां के किसानों की खुबानी को खाड़ी देशों में निर्यात किया जाने लगा है। यानी कि लद्दाख की खुबानी का स्वाद अब खाड़ी देशों के लोग भी ले सकेंगे। ऐसे में हमारी जो तीसरी गुड न्यूज है वो यही है कि खाड़ी देशों में पहुंचेगी लद्दाख की खुबानी। लद्दाख की खुबानी उसके स्वाद और क्वालिटी के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। पहली बार अब लद्दाख की खुबानी खाड़ी देशों में जाएगी, जिससे किसानों की आमदनी में बड़ा इजाफा होगा। खुबानी की पहली खेप लद्दाख से रवाना कर दी गई है। 1.05 मीट्रिक टन खुबानी की पहली खेप सऊदी अरब, कुवैत और कतर जैसे देशों को भेजी जा चुकी है। इसके बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अशरफ वानी। लद्दाख चूंकि काफ़ी ऊंचाई पर है और यहाँ पर मात्र खुबानी की फसल भरपूर उगाई जाती है। भरपूर ही नहीं बल्कि खुबानी की काश्त से यहाँ के किसान अच्छी खासी कमाई जो हासिल करते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जब अब लद्दाख की खुबानी खाड़ी के कई देशों में एक्सपोर्ट की जाएगी। 1.5 मीट्रिक टन लद्दाख की खुबानी जो है वो खाड़ी के कई देशों सऊदी अरब, कतर और साथ ही साथ जो है कुवैत भेजी गई है। और इस खुबानी की आमदनी से लद्दाख में किसानों को बहुत बड़ा बल मिलेगा। एनसीईआरटी ने राष्ट्र निर्माण में अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले कुछ नायकों की गौरव गाथा को बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल करने का फैसला किया है। एनसीईआरटी ने देश के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान और मेजर सोमनाथ शर्मा पर चैप्टर पाठ्यक्रम में शामिल किया है। ऐसे में हमारी चौथी गुड न्यूज यही है। हमारी गुड न्यूज है कि एनसीईआरटी की किताबों में शूरवीरों पर चैप्टर। इस शैक्षणिक वर्ष में आपको बता दें एनसीईआरटी ने पाठ्यक्रम में फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान और मेजर सोमनाथ शर्मा के जीवन और बलिदान से जुड़े अध्याय जोड़े हैं। नए शुरू किए गए अध्यायों का उद्देश्य छात्रों को शूरवीरों के साहस और कर्तव्य के प्रति समर्पण की जानकारी देना है। फील्ड मार्शल का पद प्राप्त करने वाले भारत के पहले अधिकारी फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ को उनके असाधारण नेतृत्व और रणनीतिक कौशल के लिए याद किया जाता है, जबकि महावीर चक्र और परमवीर चक्र से सम्मानित ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान और मेजर सोमनाथ शर्मा ने राष्ट्र की सेवा में अपने प्राणों की आहुति दी थी। इसके बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शिवानी शर्मा। एनसीईआरटी ने पिछले कुछ समय में अपने पाठ्यक्रम में बड़े बदलाव किए हैं। राष्ट्र निर्माण हो या फिर राष्ट्रीय एकता, छात्रों में इस सीख को लाने के लिए अब एक बार फिर एनसीईआरटी ने देश के महान नायकों की तस्वीरों के साथ उनकी कहानियों को इन पुस्तकों में शामिल करने का फैसला किया है। देश के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ या फिर पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा या फिर महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर उस्मान, इन सब की कहानियों को अब कक्षा 7 और 8 की किताबों में शामिल किया जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि देश के ज्यादा से ज्यादा उन नायकों की कहानियों को बच्चों तक पहुंचाया जाए जो अब कहीं दिखाई नहीं देते, लेकिन इनकी वजह से देश की संप्रभुता जीवित रही। इन्होंने संघर्ष किया, चाहे वो भारत और पाकिस्तान के युद्ध की बात हो या फिर तमाम दूसरे युद्धों की बात हो। 1971 में जिस तरह से फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने देश के सेना नायक होने के साथ साथ एक बहादुरी की मिसाल कायम की, इसको लेकर भी छात्रों को कहानियां समझाई और बताई जाएंगी। मोबाइल जो कि हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, लेकिन बिहार में कुछ स्थान, कुछ जगह ऐसे हैं जहां पर आज भी मोबाइल तो पहुंच गए हैं लेकिन मोबाइल का नेटवर्क नहीं पहुंच सका है। ऐसे ही एक गांव में जब मोबाइल का नेटवर्क पहुंचा तो वहां रहने वाले ग्रामीणों की जिंदगी आसान हो गई। इसलिए हमारी जो 5वीं गुड न्यूज है वो यही है। कैमूर के पहाड़ी गांव में पहली बार फोन की घंटी। कैमूर के करर गांव के लोग नेटवर्क की वजह से विकास की तेज रफ्तार में खुद को पीछे महसूस कर रहे थे, लेकिन अब गांव में मोबाइल टावर लग जाने से उनको नेटवर्क के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ रहा।
मोबाइल हमारी जिंदगी की लाइफलाइन बन चुकी है, लेकिन अभी भी बिहार के कुछ गांवों में मोबाइल का कनेक्शन नहीं पहुंच सका है। लेकिन ऐसे ही एक गांव में आजादी के बाद पहली बार मोबाइल की घंटियां बजने लगी हैं। ये कैमूर जिले के अधौरा प्रखंड का करर गांव है, जहां अब तक मोबाइल का नेटवर्क नहीं पहुंच सका था। लेकिन अब इलाके में मोबाइल कंपनी का टावर लगने के बाद अब यहां के लोग घर बैठे अपनों से संपर्क कर पा रहे हैं। गांव में मोबाइल नेटवर्क पहुंचने की वजह से अब गांव का बच्चा भी ऑनलाइन पढ़ाई कर सकता है, किसान मंडी का भाव देख सकता है और बीमार को वक्त पर इलाज मिल सकता है। जानकारी है सर, पहले नहीं टावर लगाते रहे, जब जैसे लगल बा तैया से अपन टावर लगा। पहले किससे बात होता? पहले पहाड़ पर मिल जाता बात हो जाता है। हाँ पहाड़ पर। अब सर लगल बा गाँव तो गाँव में बात हो जाता, घर घर। गांव तक नेटवर्क पहुंचाने की शुरुआत 6 महीने पहले की गई थी। इसके लिए करर गांव में BSNL का 5G टावर लगाया गया था, लेकिन इस टावर से नेटवर्क सेवा ग्रामीणों को अब मिलना शुरू हुई है, जिससे ग्रामीणों में जबरदस्त उत्साह है। गांव में मोबाइल का नेटवर्क नहीं मिलने से यहाँ के ग्रामीण विकास की तेज रफ्तार के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे थे। अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए या किसी रिश्तेदार से ही गांव के लोगों को बात करनी हो तो उनके हाथ बन जाते थे। अपनों से बात करने के लिए इन लोगों को अपने गांव से दूर पहाड़ पर जाना पड़ता था, जहां नेटवर्क मिलता था। लेकिन अब गांव में टावर और नेटवर्क आने से ये लोग घर बैठे अपनों से फोन पर बात कर पा रहे हैं। पहाड़ पर नहीं जाता वहाँ नहीं बात होता है, तब ना बात होता ना। अब टावर नहीं रहता, कहाँ बात होता। अब का है स्थिति? अब ठीक बा, घड़ी करे से जब कोई चाहिए तो आपको फोन के तब फोन लग जाये। हाँ घर में लग। करर में तो मोबाइल के नेटवर्क काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी अधौरा प्रखंड के कई गांवों के लोग मोबाइल सेवा का इस्तेमाल नेटवर्क नहीं होने की वजह से नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में जल्द ही उन तमाम गांवों तक भी नेटवर्क पहुंचाने के लिए टावर लगाए जा रहे हैं। वहाँ पे लगभग 60% टावर चालू हो चुका है। आप पता कर सकते हैं, कुछ जगह रह गया, आप उतना जल्दी में नहीं बोल सकता, लेकिन बाहर की टीम आई हुई थी। पूरे अधिकारी को मैं 1 महीना पहले अपने जो प्रतिनिधि हैं, जिला के प्रतिनिधि, वो लोग भी और कुछ सहयोगी साथी वहाँ गए थे, जाकर दिखवाए हैं। बहुत जल्द जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। करीब 250 लोगों की आबादी वाले इस गांव के लिए इस साल का आजादी का महोत्सव खास है, क्योंकि इनके गांव में नेटवर्क आने से अब इन्हें एक दूसरे से मिलने और जुड़ने की आजादी मिल गई है। रंजन कुमार त्रिगुण, कैमूर, गुड न्यूज टुडे। और ताजमहल की खूबसूरती का दीदार करने के लिए हर साल वैसे तो बड़ी संख्या में देशी विदेशी सैलानी यहाँ आते हैं, लेकिन गुरुवार को वहाँ अलग ही समा बंधा, क्योंकि 11 देशों की सुंदरियां ताज की सुंदरता को देखने के लिए वहां पहुंची थी। ऐसे में हमारी जो छठी गुड न्यूज है वो यही, ताजमहल में 11 देशों की खूबसूरती। आगरा के ऐतिहासिक ताजमहल को खूबसूरती को करीब से देखने के लिए 11 देशों की सुंदरियां यहां पहुंची। ये सभी मिस टीन अर्थ 2025 की फाइनलिस्ट हैं। सभी सुंदरियों ने 2 घंटे तक ताज का दीदार किया। कैंपस में 7 फोटो सेशन कराया और गाइड से शाहजहां और मुमताज की प्रेम कहानी के बारे में जानकारी ली। सभी फाइनलिस्ट ने ताज की बनावट से लेकर रख रखाव तक की जानकारी ली। शाहजहां और मुमताज की कब्र को देखा, लव बेंच पर फोटोशूट कराया और सबने एक साथ वाह ताज बोला। इस खास मौके पर सभी ने भारतीय पारंपरिक परिधान और आभूषण पहनकर ताजमहल के साथ तस्वीरें ली और वीडियो रिकॉर्ड किए। इनमें उनकी भावभंगिमा भारतीय संस्कृति में रची बसी हुई नजर आई। ओके जी, ओके। और अब बात उस पर्व की जिसमें एक रेशमी धागा दिलों को जोड़ता है एक वादे से, जो उम्र भर निभाया जाता है। रिश्तों में मिठास घोलने वाला पर्व रक्षाबंधन कल पूरे देश में मनाया जाएगा। ऐसे में हमारी 7वीं जो गुड न्यूज है वो यही है
कि भाइयों की कलाइयों पर सजेगा बहनों का प्यार। पूरा देश रक्षाबंधन के रंग में रंग चुका है। भाई बहन के इस त्योहार को लेकर हर चेहरा खिला हुआ नजर आ रहा है। कहीं सैनिकों को राखियां बांधी जा रही है तो कहीं पेड़ों को। रक्षाबंधन एक डोर जो रिश्तों को जोड़ती है, भावनाओं को समेटती है और परंपरा को जीवंत करती है। सरहद से लेकर स्कूल्स, मंदिरों और कलाकृतियों तक हर कोना रक्षाबंधन के रंग से सराबोर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जब छात्रों ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद बीएसएफ जवानों की कलाई पर पहली बार राखी बांधी तो सिर्फ धागा नहीं बंधा, यहाँ बहनों ने एक उम्मीद, एक आभार और एक आत्मीयता के साथ राखी बांधी। आज हम अपने जवानों को धागा बांधने, राखी बांधने आए हैं। ये एक धागा नहीं है, ये एक सुरक्षित धागा है। जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ जवानों को राखी बांधने पहुंची छात्राओं ने केक काटा और जवानों को सलाम किया। वहां का कोना कोना भारत मां के जय घोष से गूंज उठा। इन स्कूली छात्राओं ने जवानों को राखी बांधी, तिलक लगाया, मिठाई खिलाई तो जवानों के चेहरे पर भी खुशी का भाव साफ झलक रहा था। अहमदाबाद के खोखरा पुलिस स्टेशन पर स्कूली बच्चों ने पुलिसकर्मियों को राखी बांधकर उनका उत्साह बढ़ाया। यहाँ पे आके हमको और ही ज्यादा अच्छा लगता है कि यहाँ पे सब हमसे इतने अच्छे से व्यवहार करते हैं और अच्छे से सब राखी बनवाते हैं और पुलिस हमारे 24 घंटे रक्षा करती है। और आज भी हम यहाँ पे आते तो हमसे वादा करते कि हम आपकी हमेशा 24 घंटा हमेशा रक्षा करते रहेंगे। पुरी के जगन्नाथ धाम में रक्षाबंधन का पर्व गम्मा पूर्णिमा पर दिव्य रूप में मनाया गया। भगवान जगन्नाथ और बलराम के लिए विशेष रूप से तैयार की गई राखियां अर्पित की जाती हैं, जिन्हें तैयार कर लिया गया है। भगवान जी जो पुरी में जो विराजमान होती है जगन्नाथ और बलराम जी, ये मानव लीला करते हैं। आदमी जैसे भाई बहन का बंधन में राखी बंधन होती है, ऐसे महाप्रभु भी अंदर पालन किया जाता है। वहीं अयोध्या में एक कलाकार ने राम और शांता के रक्षाबंधन दृश्य को रेत से सजीव कर दिया। ये सिर्फ एक कलाकृति नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति में बहन भाई के रिश्ते की ऐतिहासिक गहराई का प्रतीक है। राजकोट के स्कूली बच्चों ने 45 फीट लंबी इको फ्रेंडली राखी बनाई है, जो पर्यावरण के प्रति चेतना का संदेश दे रही है। वहीं नागपुर के स्कूल में छात्रों ने 44 फीट लंबी और 34 फीट चौड़ी राखी तैयार की, जिसमें छात्रों ने देश के गौरव को दर्शाया है। राखी का थीम हम लोगों ने दिया है गौरवशाली भारत एक नई उड़ान। उसमें यहाँ पर सब कुछ दिखाने की कोशिश की गई है। जैसे सोफिया कुरैशी का जी, उनका भी फोटो है, ऋषि मुनि का भी फोटो है, दिव्या देशमुख जो क्रीड़ा से जुड़ी हुई है शतरंज से, उनका भी फोटो है। जमशेदपुर के चाकुलिया के जंगलों में बहनों ने पेड़ों को राखी बांधी और दुनिया में संदेश दिया कि पेड़ भी हमारी हिफाजत करते हैं, इसलिए उनकी लंबी आयु और हरे भरे जीवन के लिए हमें भी कामना करनी चाहिए। इस अभियान में पद्मश्री से सम्मानित पर्यावरण योद्धा जमुना टूडू ने हिस्सा लिया। जमुना टूडू ने अपनी वन सुरक्षा समिति के साथ मिलकर इस पर्व को एक नई दिशा दी। जहां आमतौर पर राखी भाई की कलाई पर बांधी जाती है, वहीं इन आदिवासी महिलाओं ने पेड़ों को भाई मानकर ही उन्हें राखी बांधी। जंगल तो मैंने 1998 से शुरू किए हैं और आज तक को मैंने पूरा पूर्वी सिंहभूम में 500 से ज्यादा समिति बना करके जंगल को सुरक्षा करने का काम करती है। लेकिन आज हम लोग हर साल रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर पेड़ों में हम लोग राखी बांधते हैं। पेड़ को हम लोग भाई मानते हैं, पेड़ को अपना संतान मानते हैं और पेड़ का ऊपर में हम लोग राखी बांध के एक संकल्प लेते हैं, जो जितना दिन इस शरीर में सांस चलते रहेगी उतना दिन हम लोग पेड़ों को किसी को भी छूने नहीं देंगे, काटने नहीं देंगे। अगर पेड़ का साथ में कोई छेड़छाड़ करेगा तो लेकिन उसको हम लोग नहीं छोड़ेंगे। 20 सालों से जंगल की प्रहरी बनी जमुना टूडू न सिर्फ पेड़ों को बचा रही हैं, बल्कि एक पूरी पीढ़ी को प्रकृति के प्रति संवेदनशील भी बना रही हैं। इसी समर्पण के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से नवाजा जा चुका है। जमशेदपुर से अनूप सिन्हा और नागपुर से योगेश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।